तो अभी हम बात कर रहे थे क्वांटम नंबर्स की कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके लिए सिंबल हमने के एल एम एन ओ लिए हुए हैं और आगे ये चलता रहता है। और वेव मैकेनिक्स जो है वो केवल वो जो पार्टिकल्स हैं जो हमारे पास में यहाँ न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ हमने एक रीजन बताया है, एक क्षेत्र बताया है जहां पर इलेक्ट्रॉन या जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है उसकी पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होती है। तो कोई ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर उस इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हो वो हम इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से देते हैं, ठीक है ना। तो एक ऑर्बिट बनता है और वहां पर हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो सबसे ज्यादा वहां पर बनकर के आ रहा है। ये कह सकते हैं एक डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड या चार्ज है ना। जैसे मैंने इसको तो अभी ये यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, कल भी हम बात कर रहे थे कि एक एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, जब ये लाइन नहीं है, इस तरीके का क्षेत्र है, ठीक है ना। और जहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, जो चार्ज्ड पार्टिकल है, वो एक तरह का क्या बनाता है, एक डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन का एटमॉस्फेयर बनाता है, जो एटमॉस्फेयर आप ये यहाँ इस थ्री डायमेंशनल बॉक्स में देख रहे हो, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ पर एक जो ब्लैक स्पॉट यहाँ बीच में दिख रहा है, जैसे यहाँ दिख रहा है इस वाले में, ऐसे ये ब्लैक स्पॉट क्या है, ये न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ का जो ये जो डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज फील्ड है ये वो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। और इसी क्षेत्र की जो डिस्टेंस है ये सब वो कम, ये जो डिस्टेंस है वो कम भी हो सकती है, ये ज्यादा भी हो सकती है न्यूक्लियस से। और इसी को हम बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑर्बिट है या ये पर्टिकुलर वो एक जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। तो इस क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी जगह भी हो सकते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होगी और इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा कंडीशन ऐसी भी मिलेगी जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, कम होगी। जीरो नहीं होती है बल्कि क्या होती है, लोअर होती है या कम होती है। तो अब देखो कहीं तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी है और कहीं पर बहुत कम इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो ये जो क्वांटम नंबर है ये मीन रेडियल अरेंजमेंट जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, मीन रेडियल इसलिए क्यों निकाला हमने, मीन रेडियल इसलिए निकाला क्योंकि इसकी ये जगह भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, कई जगह इसका हो सकता है। तो इसका हम क्या निकाल लेते हैं, एक माध्य निकाल लेते हैं या एक मीन वैल्यू निकाल लेते हैं, जो हम ये बता सकते हैं कि ये वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये जो क्वांटम नंबर है इससे एक एनर्जी हमारे पास में निकल करके आती है और वो जो एनर्जी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये जितने भी क्षेत्र आपके देख रहे हैं इनका एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, जो हमने पढ़ा है कि वो एनर्जी कैसी होती है, डिस्क्रीट होती है। पहले शेल के लिए अलग होगी, दूसरे शेल के लिए अलग होगी, तीसरे के लिए और ज्यादा अलग होगी। तो ये जो ई एन है, ये एन 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो इसकी जो वैल्यू है ये -2 पाई स्क्वायर एम ई 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास में एनर्जी की निकल के आती है किसी भी एन ऑर्बिट में अगर हम देखते हैं तो। अच्छा, ये माइनस साइन यहाँ पे जो निकल करके आया है ये जूल्स पर मोल में होती है, जूल्स पर मोल में। और ये जो माइनस साइन मैं यहाँ पे जो बताना चाह रहा था वो माइनस साइन, कि ये माइनस साइन क्यों आता है, ये आपने कई जगह देखा होगा कि एनर्जी में ये माइनस साइन आता है। तो माइनस साइन क्यों आता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो। देखो बेटा, यहां कहीं न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और दूर कहीं इस ब्रह्मांड में कहीं वो इलेक्ट्रॉन है मौजूद जो अनंत दूरी पर है। ये इलेक्ट्रॉन है जो अनंत दूरी पर, हम ऐसा मानते हैं कि ये है। अब इनका जब आपस में ये पास में जब आएगा इसके, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है इनमें बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच का काम करेगा। और जैसे जैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये इलेक्ट्रॉन नजदीक आता जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि इसका जो ग्राफ आता है वो ग्राफ को अगर हम समझें तो कुछ इस तरीके से आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है ना। ये एक ऐसी डिस्टेंस है, ये वाली, ये आर है और ये एनर्जी है,
ठीक है ना, ये इस तरह से चलती है, ये इस तरह से। और ये जो डिस्टेंस आपका आ रहा है, ये वो डिस्टेंस है जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के पास आ गया तो ये मान लीजिए कि ये एक पर्टिकुलर जगह है जहां पर वो इलेक्ट्रॉन आकर के एक स्टेबल पोजीशन गेन कर लेता है, ठीक है ना, इससे पास और ज्यादा नहीं जा सकता। तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, ये आर नॉट डिस्टेंस है, एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है जो हम इस इलेक्ट्रॉन के लिए, ये एक पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉन हमने देखा है जो यहां से मूव करता हुआ और यहां आकर के फिक्स हुआ है, ठीक है ना। तो ये माइनस साइन के बारे में हम कह रहे थे कि देखो जब भी ये इस तरीके से मूव करेगा तो ये यहां पर क्या है, ये यहां पर अनंत अवस्था, ये इलेक्ट्रॉन है, ये अनंत दूरी पर है। और अब ये क्या करेगा, ये डिस्टेंस देखो कम होता जाएगा, ये डिस्टेंस तो अभी तो ज्यादा है, ये डिस्टेंस धीरे 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 कम होता जाएगा। और जब भी कोई भी चीज स्टेबिलिटी की तरफ जाती है तो आपको पता है कि वो एनर्जी को क्या करती है, कम करती है। तो देखो इलेक्ट्रॉन ये यहां से इस तरीके से मूव करता रहेगा और इसकी एनर्जी लगातार धीरे 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 क्या होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब इनका अट्रैक्शन फोर्स और ज्यादा बढ़ जाएगा, एकदम से बहुत नजदीक ये इसके आ जाएगा, तो वो अट्रैक्शन एकदम से बढ़ेगा और एनर्जी एकदम से जो है काफी ज्यादा कम हो जाएगी। तो देखो यहां एनर्जी हम मानते थे जीरो है, जब ये अनंत दूरी पर है तब इन दोनों के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो जीरो है। और जैसे जैसे ये इसके नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे ये एनर्जी क्या हो रही है, कम होती जा रही है और कम होती जा रही है। तो अगर हम जीरो से नीचे की तरफ चलेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो किस में आ जाएगी, वो माइनस में आ जाएगी। वो माइनस की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे आता जाता है वैसे वैसे एनर्जी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और इस पर्टिकुलर जगह पे ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ इस क्षेत्र में घूमने लगता है, जो वैल्यू हमने यहां पर ये निकाल करके दी है। तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये एवरेज डिस्टेंस बताता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये यहां पर है, हमें ये पता है कि इसका एक रीजन है, ये एक रीजन है, इस रीजन के अंदर ये प्रेजेंट रहेगा। तो इसका हम क्या निकालते हैं, एक एवरेज डिस्टेंस निकालते हैं। और वो एवरेज डिस्टेंस ये बताता है कि इस स्पेसिफिक रीजन में या इस स्पेसिफिक जगह पर जिसकी एनर्जी सच एंड सच इस फार्मूले से निकल करके आ जाएगी, और इस एनर्जी को लेता हुआ इस जगह पर वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, पाया जा सकता है, घूम रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हमने इस तरह से थोड़ा सा समझने की कोशिश की। दूसरी जो क्वांटम नंबर होती है, दूसरी क्वांटम नंबर होती है जिसको हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम दिग्दर्शीय क्वांटम संख्या या द्वितीयक क्वांटम संख्या भी बोलते हैं। और प्राइमरी क्वांटम नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम मुख्य क्वांटम संख्या भी बोलते हैं। जो हमारे हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं, कई बार उनकी शिकायत रहती है कि बताओ सब हिंदी में आप थोड़ा सा बता दिया करो किसी टर्म को, तो मुझे अभी याद आ गया। सो ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये क्या बताता है, तो देखो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। ये है स्मॉल एल, इससे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं और ये बताता है शेप के बारे में, कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो उस रीजन में जो घूम रहा है उस इलेक्ट्रॉन का एटमॉस्फेयर कैसा होगा, है ना। और एटमॉस्फेयर का मतलब है कि वो स्फेरिकल एटमॉस्फेयर होगा, या वो इस तरीके का पी शेप में अगर है तो वो इस तरीके का डंबल शेप्ड शेप होगा, या उसका एटमॉस्फेयर होगा, और या फिर उसका एक इस तरीके से डबल डंबल शेप्ड जो एटमॉस्फेयर है वो हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो चीज बताने का काम करता है, वो कौन बताने का काम करता है, वो बताने का काम करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम बोलते हैं कि साहब ये सब लेवल है या सब शेल है, और डिपेंड करता है ये n की वैल्यू पर। जो मुख्य क्वांटम संख्या हमारे पास में थी उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। और ये जो l की वैल्यू है, इसीलिए जो l की वैल्यू 0 से लेकर के और l की वैल्यू जो n-1 है, l इक्वल्स टू n-1, ये 1 है, यहां तक जाती है। मतलब l की वैल्यू आप कह सकते हो कि 0 से लेकर के और कहां तक जाती है, n-1 तक जाती है। क्लियर। तो ये वैल्यू बताता है। अब n-1 का मतलब क्या हुआ, अब मान लीजिए कि हमने n की वैल्यू को रखा 1,
तो n माइनस 1 के अकॉर्डिंग ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये जो l है इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। अगर हम यहाँ n की वैल्यू 2 रख देंगे तो ये 1 हो जाएगी, अगर यहाँ 3 रख देंगे तो ये 2 हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू है l की, ये 0 से स्टार्ट होकर के 1 2 3 4 इस तरीके से आगे मूव कर सकती है, जबकि हमारे पास में मुख्य क्वांटम संख्या जो n थी वो 1 से शुरू होती थी, उसकी वैल्यू 0 नहीं होती थी। और इसके लिए हमने जो सिंबल कुछ यूज किए हुए हैं वो है s p d F और 4 अगर हो तो वहां पे G H I इस तरीके से हम आगे मूव करते जाते हैं। ठीक है, सो L जो वैल्यू है वो क्या बताता है, वो बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो शेप है या वो जो एटमॉस्फेयर है वो किस तरह का है। तो जैसा मैं आपको यहाँ बता रहा था कि सब L की वैल्यू अगर S की 0 होती है तो उसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर N की वैल्यू 2 हुई तो ये वैल्यू क्या होगी, ये 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, तो 0 भी होगी और 1 भी, तो दो वैल्यू हो जाएंगी यहाँ पे, 0 भी और 1 भी। मतलब इसीलिए हम कहते हैं कि जो सेकंड शेल होता है जिसमें हम 2 बोलते हैं वहां पर s ऑर्बिटल भी होता है और p ऑर्बिटल भी होता है। लेकिन अगर हम n इक्वल्स टू 3 पे चलें तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास में 2 आती है, ये 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, इसीलिए वहां पे 3 के अंदर s भी आता है, p भी आता है और d भी आता है। और इसी तरह से n की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो वो S भी आता है, P भी आता है, D भी आता है, F भी आता है, और ऐसे अगर हम N की वैल्यू 5 रख दें तो S P D F G आएगा। तो इस तरह से हम लगातार देख सकते हैं। तो सिंपली जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो मिलती है शेप की, कि वो जो रीजन है जहां पर वो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है या घूम रहा है उसका जो एटमॉस्फेयर है वो किस शेप का एटमॉस्फेयर है। तो इस तरह के वो जो शेप्स हैं वो हमें देखने को यहाँ पे मिलते हैं। और एक जो थर्ड क्वांटम नंबर है उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। तो आपको जैसे अभी हम बात कर ही रहे हैं कि सब इलेक्ट्रॉन जो है वो उस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, और कोई भी अगर चार्ज्ड बॉडी, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर उसमें मूवमेंट है तो आपको पता है कि वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जरूर अपना वहां पर जनरेट करेगा। कोई भी आवेशित कण अगर चलायमान अवस्था में होता है या मूविंग कंडीशन में होता है तो वो हमेशा अपना एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और ये जो छोटा मैग्नेटिक फील्ड ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसकी वजह से जो क्रिएट होगा वो बाहर के जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से अपने आप को क्या कर लेगा, एक स्पेशल डायरेक्शन के अंदर जमा लेगा, ओरिएंट कर लेगा। ठीक है, जैसे होता है ना कि क्लासरूम में हमें पता है कि बच्चे अगर अकेले छोड़ दिए जाए तो वो खूब शोर मचाते हैं, कोई कहाँ मिलेगा कोई कहाँ मिलेगा, और जैसे ही टीचर आ जाता है वैसे वो अपने आप को बिल्कुल फिक्स एकदम सही तरीके से अपनी सीट पर आकर के बैठ जाते हैं। तो जो ये यहाँ पर L, हमें यहाँ L ने क्या दिया, शेप दिया, एक एटमॉस्फेयर दिया जो ये बता रहा था कि वो सब किस एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रॉन वहां पे रिवॉल्व होता रहता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या बता रहा है कि साहब ये जो घूम रहा है, चाहे वो स्फेरिकल रीजन में घूम रहा हो गोल उसमें, चाहे वो पी शेप्ड इस डबल शेप्ड पी ऑर्बिटल में घूम रहा हो, किसी भी ऑर्बिटल में घूम रहा हो, किसी भी क्षेत्र में घूम रहा हो, अगर बाहर का फोर्स उस पर, क्योंकि अब ये लग रहा है तो ये घूम रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड भी है इसका। और अगर जो भी बाहर का मैग्नेटिक फील्ड है उस बाहर के मैग्नेटिक फील्ड के साथ में ये एक स्पेशल ओरिएंटेशन बना लेता है, एक विशेष पोजीशन में अपने आप को क्या कर लेता है, विन्यासित कर लेता है या ओरिएंट कर लेता है। इसीलिए आप बोलते हो कि साहब अब S जो है इसकी कोई ओरिएंटेशन नहीं होती, ये जो S ऑर्बिटल है इसकी कोई ओरिएंटेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो गोलाकार है, सभी जगहों से तीनों एक्सिस पर अगर हम देखें तो इसकी तो स्थिति एक जैसी होती है, तो इस वजह से इसका कोई ओरिएंटेशन नहीं है। ठीक है, या हम बता नहीं सकते। लेकिन अगर हम P की बात करें तो P को आप क्या कहते हो, P को आप कहते हो कि साहब अगर इस तरीके का ऑर्बिटल है आपके पास में तो उसे हम बोलेंगे Px, क्योंकि वो P x एक्सिस पर है, ये x एक्सिस है और इस एक्सिस के अलोंग इसने अपने आप को विन्यासित किया हुआ है। और अगर हम किसी दूसरे ऑर्बिटल की बात करें जो ये y है, इस पोजीशन में अगर उसने अपने आप को विन्यासित कर लिया
है तो ये भी डंबल शेप्ड और है ये भी डंबल शेप्ड, लेकिन इसने अपने आप को कैसे विन्यासित कर लिया, जेड एक्सिस के अलोंग विन्यासित कर लिया, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड जो है और इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से, तो इसको हम क्या बोलने लग जाएंगे, वो पी वाई बोलने लग जाएंगे। और इसी वजह से अगर हम ये तीसरे को देखें तो ये जेड एक्सिस होती है और इस पर अगर आप इसको ये अपने आप को विन्यासित कर लेता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, पी जेड ऑर्बिटल बोलते हैं। तो ये जो वैल्यू है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, ये किस पर डिपेंड करी, ये डिपेंड करी कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है एल उस पर, और एल की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, एन पर। तो एन जो है वो इंडिपेंडेंट है, एल की वैल्यू एन पे डिपेंड करती है, और एल की वैल्यू डिपेंड करती है किस मतलब एम की वैल्यू डिपेंड करती है एल पर। तो ये वैल्यू कितनी हो सकती है, तो देखो एम की वैल्यू डिपेंड करती है एल पर, एल पर डिपेंड करती है। तो m की वैल्यू के लिए हम कहते हैं कि साहब m की वैल्यू जो है वो प्लस एल से लेकर के 0 और आगे चल के माइनस एल तक जाती है, ठीक है। सो इस तरह से आप ये भी कह सकते हो कि m की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस एल होती है इंक्लूडिंग 0, है ना। तो ये अब अगर आप अलग अलग सिचुएशन में, जैसे l की वैल्यू को अगर आप 0 रखो, जैसे अब l की वैल्यू हमने तो ली 0, तो m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, m की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए जो हम ऑर्बिटल काम में लेते हैं वो आपको पता है कि ये l की वैल्यू 0 है तो इसके लिए हम s ऑर्बिटल बोलते हैं, और एक वो स्फेरिकल एटमॉस्फेयर में वो अपने आप को अरेंज करके रखता है। इसी तरह से l की वैल्यू अगर 1 हम लें तो जो m की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी +1, 0 और -1, यही हो जाएगी ना, क्योंकि हमने कहा कि +1 से प्लस एल से लेकर के और माइनस एल तक जाती है और 0 के साथ, 0 इसमें इंक्लूडेड है। तो इस तरह से ये वैल्यू आ गई। तो जो p सब शेल है उसके अंदर आप कहोगे कि साहब 3 ऑर्बिटल रहते हैं, एक ऐसा ऑर्बिटल जिसके लिए m की वैल्यू +1 होगी, एक ऐसा ऑर्बिटल जिसके लिए +0 होगी, और एक ऐसा ऑर्बिटल जिसके लिए m की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, ठीक है। इसी वजह से आप यहां पर बोल देते हो कि साहब ये जो 0 वैल्यू आ रही है ये आपकी आती है pz के लिए, और ये जो प्लस और 1 वैल्यू जो आ रही है ये px और py दोनों में से किसी के लिए भी हो सकती है। एक वैल्यू ये हम ये फिक्स नहीं कह सकते यहाँ पे कि जो +1 है वो px के लिए होगी और जो -1 है वो py के लिए होगी, नहीं, ये +x भी हो सकता है और ये +y भी हो सकता है, और ये +xy भी हो सकता है और +x भी हो सकता है। बट ये फिक्स है कि जो pz की जो वैल्यू है वो उसका मैग्नेटिक जो वैल्यू आती है m की वैल्यू वो 0 आती है। इसको हम बाद में समझेंगे, अभी थोड़ी देर में जब हम इसको और डिस्कस करेंगे तब हम यहाँ पर हम इन शेप्स को समझेंगे, ठीक है, कि ये क्यों आ रही है। इसी तरह से हम l इक्वल्स टू 2 ले सकते हैं, तो वो +2 +1 0 -1 -2, तो वो d ऑर्बिटल के लिए होता है, इसलिए वो 5 ऑर्बिटल्स आपके बनते हैं जिसमें अलग अलग वैल्यूज आती है। इसी तरह से f में आप देखोगे तो l इक्वल्स टू 3 हो जाता है, तो +3 से लेकर के -3 तक जाएंगे तो कुल मिला के 7 वैल्यूज वो मिलती हैं और 7 तरह के अलग अलग ओरिएंटेशन मिलते हैं। तो कुल मिला के बात क्या है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है कि जो भी पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल है, वो एक क्षेत्र में घूम रहा है तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, और बाहर के मैग्नेटिक फील्ड के साथ में वो अपने आप को एक फिक्स, एक ओरिएंटेशन में, एक विन्यास में अपने आप को जमा लेता है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि साहब इलेक्ट्रॉन यहाँ पी वाई में मिलने की संभावना कहां पर है, तो आप ये कहोगे कि साहब इस वाले रीजन में, ये जो x जो कोऑर्डिनेट है इस वाले रीजन में सबसे ज्यादा होगी इस इलेक्ट्रॉन की, जो पी वाई में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, इसकी यहां नहीं होगी बीच में, इसकी यहां नहीं होगी, इसकी यहां नहीं होगी, इसकी यहां पर नहीं होगी, इन सब जगह पे नहीं होगी, कहां होगी, इस वाले एक्सिस पर होगी, जो z एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग उस तरह से वो घूम रहा है। तो ये जो m की वैल्यू है वो आप बता सकते हो कि 2l+1 होती है, कि जितनी भी l की वैल्यू है उसका दुगने से एक ज्यादा। तो जब हमने 2 की ये ली तो आपने देखा कि ये क्या होता है, +2 से लेकर के फिर -2 तक हो सकती है, तो ये 5 वैल्यूज आती हैं, और यहां पर अगर आप l की वैल्यू 2 रख दो तो 2 × 2 + 1 = 5, तो वो 5 वैल्यूज इस तरह से आ जाती हैं। और जो एक लास्ट क्वांटम नंबर है जिसको आप स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हो, वो स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, स्पिन क्वांटम
नंबर। ये स्पिन क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस जो अपने एक्सिस पर घूम रहा है, एक तो ये है कि ये इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ तो घूम ही रहा है, लेकिन ये खुद की एक्सिस पर भी घूम रहा है। जिस तरह से हमारी अर्थ घूम रही है अपनी एक्सिस पर घूमती है, इसीलिए वो क्या होता है, दिन रात बनते हैं, और जो सन के चारों तरफ घूम रही है उससे हमारे मौसम बनते हैं। ठीक है ना? तो ये भी जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो घूम रहा है, ये अपनी खुद की एक्सिस पर भी घूमता है, और दो तरीके से घूम सकता है, या तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से घूमे, और या ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो उसके लिए हम बोलते हैं कि साहब वो अपवर्ड एरो से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज टाइप से घूमता है तो हम उसको कहते हैं, डिनोट करने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए हम ये डाउनवर्ड जो पॉइंटिंग एरो है उससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ये जो अपवर्ड जो एरो है, इसके लिए वैल्यू जो हम निकाल करके देते हैं एस, इससे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एस से, और ये वैल्यू क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब होती है तो ये +½ आती है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब होती है तो ये वैल्यू -½ आती है। तो इस तरह से जो चारों के चारों क्वांटम नंबर हैं, वो उस इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है उस एटम में, वो उस वो उसका एक एक क्या कह सकते हैं, एक रफ आइडिया जो है वो आपको दे देता है। ठीक है ना? अब आप बोलोगे कि साहब रफ आइडिया क्यों देता है? वो बेटा देखो, रफ आइडिया इसलिए देता है क्योंकि जो कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया है, या आप बिल्कुल यूं कहें कि एक फिक्स जगह है, वो हम कभी भी नहीं बता सकते, वो पॉसिबल है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे अनलिमिटेड नंबर ऑफ रैंडम कॉम्बिनेशंस जो है वो हो सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो हमने यहाँ पर अभी कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब इसकी मिलने की संभावना किसी एक पॉइंट पर नहीं है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट में मिलेगा तो यहाँ पर इसकी एनर्जी कुछ और होगी, यहाँ थोड़ा सा और ऊपर मिलेगा तो यहाँ कुछ और एनर्जी होगी, तो डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा और एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। हालांकि ये बहुत छोटी सी वैल्यू है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि फिक्स जगह हमारी इसकी नहीं हो सकती, इसलिए हम ये कहते हैं कि जो क्वांटम नंबर्स है वो आपको क्या देता है, एक रफ आइडिया देता है कि इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ मिल सकता है। बट जो कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया है, या बिल्कुल एक एक्यूरेट पोजीशन है, एक्यूरेट जगह है, एक्यूरेट एनर्जी है, उसके बारे में हम इन क्वांटम नंबर्स से इतना आसानी से उसको नहीं निकाल सकते। ठीक है? तो ये सारे के सारे क्वांटम नंबर्स थे जो हमने अभी यहां पर डिस्कस किए। अब हम किसी एक एटम को ले लेते हैं, और हमने देखा कि हम एक हाइड्रोजन को लेकर के और इसको एक्सप्लेन करते हैं, जो सबसे सिंपलेस्ट भी है, जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन और इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना? तो इस सिचुएशन में ये सिर्फ यहाँ पर प्रेजेंट है, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अगर हम सेपरेट करें, क्योंकि अब तक जो हमने जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकाली थी, उसको अगर आपको ध्यान हो तो ये हमने 3 कोऑर्डिनेट्स पे निकाली थी, जो कैसे थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स थे, है ना? जिन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को आप क्या बोलते हो कि साहब वो x है, ये y है और ये z है। लेकिन हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सिंपल बनाने के लिए इसको पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो हमारे पास में x है या y है या z है, इनको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, इनको हम पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके? और इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास में एक तरीका है, वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। देखो, जब हम किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x, जहां पर भी आपको याद होगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वहां पे हमने जितनी भी जगह x कोऑर्डिनेट पर हमने निकाला है, तो अगर हमको इसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है या पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको क्या करोगे, इसको आप r sin थीटा cos फाई, इससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू आपकी जो x की जो वैल्यू है, x कार्टेशियन की जो वैल्यू है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से अगर आपका y कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, r sin थीटा sin
फाई, ये एक कन्वर्टर यूज कर लेते हो। और इसी तरह से जो z कार्टेशियन पर है, z कार्टेशियन पर या z कोऑर्डिनेट पर, तो उसको हम cos थीटा से मल्टीप्लाई करके और उस वैल्यू को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं हमारी पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज हैं हमारे पास में, ये जो वैल्यूज हैं ये किस तरह की वैल्यूज हैं, ये हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो यहां पे जो मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स काम में ले रहा हूं, इनको बताने के लिए एक्चुअली हम r, थीटा और फाई इनका इस्तेमाल करेंगे। पहले हम क्या करते थे, पहले हम साई की वैल्यू को लिखते थे, साई जो है वो x है, y है, z है। अब इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखेंगे कि ये जो साई है ये क्या है, r होगा या थीटा होगा या फाई, क्योंकि हम इसको यहाँ पर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं बिकॉज फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, और इसका कोई भी एक वेरिएबल इसका हो सकता है इसमें, चाहे हम r के सेंस में देखें या थीटा के सेंस में या फिर फाई के सेंस में। ठीक है, तो इसके लिए जो इक्वेशन निकल करके आती है हाइड्रोजन लाइक वेव फंक्शन की, जो पोलर कोऑर्डिनेट्स को लेकर के है, वो इक्वेशन हमारी कुछ ये वाली निकल करके आती है कि h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 पाई, और ये लैप्लेशियन जो आपका ऑपरेटर है उसका स्क्वायर माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और ये आपका साई जो कि फंक्शन है किसका, r का, थीटा का और फाई का, और फिर हमें ये एक ई आइगन वैल्यू मिलती है और हमारा फंक्शन वापस रिपीट ये हो जाता है। तो ये वेव इक्वेशन हमारे पास में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आती है कब, जब हम उसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो लैप्लेशियन जो ऑपरेटर है, ये रिवर्स थीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से हम देंगे। ओके, सो ये वैल्यू हमने x कोऑर्डिनेट पर, y पर और ये z हमारा जो कोऑर्डिनेट है उस पर हमने रखी हुई है। सो क्या कहते हैं, जो टोटल वेव फंक्शन हमारा है वो वेव फंक्शन फिर इस तरीके से हम इस लैप्लेशियन उससे इसको वैल्यू को रख करके और ले लेते हैं। अब हम अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखें, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जैसे, मैंने यहाँ पर लिखा है लाइक। अब ये लाइक क्यों लिखा है, ये लाइक इस लिखा है इसलिए क्योंकि हम या तो हाइड्रोजन पे बात करेंगे जिसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, या फिर हम लिथियम प्लस पर बात करेंगे क्योंकि लिथियम के पास में +2 पर बात करेंगे, और अगर हम हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम प्लस पर बात करेंगे, क्योंकि ये सभी वो चीजें हैं जहां पर, और अगर हम बेरिलियम की बात करते हैं तो बेरिलियम 3+। कुल मिलाकर के सिर्फ हम एक इलेक्ट्रॉन वाली जो स्पीसी है उस पर हम बात करेंगे, उनके लिए हम यहाँ ये डिस्कशन कर रहे हैं हाइड्रोजन लाइक वेव फंक्शंस। क्लियर? तो हम आगे चलते हैं और ये बताते हैं कि साहब इसको जब हम सॉल्व करते हैं इंडिविजुअली, ये जो इक्वेशन हमारे पास में है, इस इक्वेशन को जब इंडिविजुअली हम सॉल्व करेंगे किसके रेस्पेक्टिव, ये जो हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो r के टर्म में या थीटा के टर्म में या फाई के टर्म में, ऐसा अज्यूम करते हुए यहाँ पर हमें एक इसको जब हम सॉल्व करते हैं ना तो एक अजम्पशन भी लेना पड़ता है, और वो अजम्पशन क्या लेना पड़ता है कि हम इसको सॉल्व करेंगे थीटा फाई और r के उसमें, और ये 3 पार्ट्स में, या ये कह सकते हैं कि ये 3 पार्ट से मिलकर के बनी होती है। ये जो इक्वेशन है ये 3 पार्ट से मिलकर के बनी होती है और हर पार्ट जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड करता है। तो आप ये जो साई, r, थीटा, फाई, ये जो फंक्शन है इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये r और ये थीटा, ये देखो यहाँ पर हमने जो लिया है, यहाँ पर एक और बात बता देता हूँ, कई बुक्स में आपको एक डिफरेंट चीज देखने को मिल सकती है। यहाँ पर ये हमारा कैपिटल R है और ये हमारे पास में स्मॉल r है। ये कैपिटल R जो बता रहा है वो क्या बता रहा है, ये तो बता रहा है वेव फंक्शन, और ये जो स्मॉल r जो बता रहा है वो क्या बता रहा है, वो इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू बता रहा है। इस तरह से अगर हम थीटा देखें तो यहाँ पे थीटा का t हमने लिया है और ये हमारे पास में इसका वेरिएबल है। ठीक है, तो ये थीटा, ये जो t है ये हमारे पास में वेव फंक्शन है, क्योंकि हमने कहा कि ये सबके लिए इंडिविजुअल वेव फंक्शन हम इसको
सॉल्व करेंगे, जब इस वेव इक्वेशन को, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, जब r थीटा और फाई के रिस्पेक्टिवली, तो हम ये कहेंगे तीन इंडिविजुअल पार्ट्स से मिलकर बनी हुई है, तो एक पार्ट इसका बना होगा, एक पार्ट इसका बना होगा, एक पार्ट इसका बना होगा। तो ये हमने थीटा और फाई का जो t और f है वो हमने लिया हुआ है। लेकिन दरअसल में जिस तरह से हम इस को लिख रहे हैं, इसी तरह से यहाँ थीटा का अगर हम एक सिंबल देखें तो वो कुछ इस तरीके का एक सिंबल होता है, और ये लिखते कुछ इस तरह से, लेकिन इसको लिखने में मुझे टाइम लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे थीटा लिख रहा हूं। और अगर हम फाई को देखें तो फाई को आपको पता है जो स्मॉलर फाई है वो आप ऐसे लिखते हो, लेकिन जो वेव फंक्शन फाई है उसको आप इस तरह से लिखोगे, इस तरह से। ठीक है, तो ये जैसे कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, ऐसे ये कैपिटल थीटा है और ये स्मॉल थीटा है। ऐसे ही ये कैपिटल फाई है और ये स्मॉल फाई है। तो कई बुक्स में आप इस तरह से भी देखोगे, तो आप घबराना मत, वहां पर आप समझ जाना कि ये जो मैंने टी यूज किया हुआ है वो इसके लिए यूज किया हुआ है, कैपिटल थीटा के लिए, और एफ जो यूज किया हुआ है वो यूज किया हुआ है कैपिटल फाई के लिए। तो कैपिटल थीटा, कैपिटल फाई, कैपिटल आर, ये सारे के सारे वेव फंक्शन हैं, और जो स्मॉल फाई, स्मॉल थीटा, स्मॉल आर जो हमने लिए हैं वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स हैं। ओके, तो ये हमारे पास में थोड़ी खिचड़ी हो गई है, कोई बात नहीं। ये हमारे पास में मान लीजिए कि एक इक्वेशन 1 था, और इसको हम मान लेते हैं कि ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास में एक 2 इक्वेशन है। तो अगर हम इस इक्वेशन को, ये जो पूरा का पूरा जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें इंडिविजुअली, कि हम पहले इस आर के टर्म में, फिर इसको थीटा के टर्म में, फिर इसको फाई के टर्म में, अगर इस इक्वेशन को सेपरेटली सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल थीटा स्मॉल थीटा और स्मॉल कैपिटल फाई स्मॉल फाई, ये इनकी एक इक्वेशन आ जाती है, या इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। और इनको जब हम जब सेपरेट करते हैं तो इनको सॉल्व करते हैं सेपरेट करके, तो उसका भी हमारा एक तरीका है कि किस सीक्वेंस में हम इसको सॉल्व करें। तो हमारा जो सीक्वेंस होता है वो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम फाई के टर्म में सॉल्व करते हैं, उसके बाद में हम इसको थीटा के टर्म में सॉल्व करेंगे, और उसके बाद में इसको हम आर के टर्म में सॉल्व करेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों किया? इसका कोई फिक्स रीजन नहीं है, सिर्फ इसलिए थोड़ा सा मैथमेटिकल एक कन्वीनियंस रहती है, और इस वजह से आप इनकी वैल्यूज को जब अभी देखोगे, जब मैं आपको बताऊंगा, तो आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ देखो, हमने इस कैपिटल फाई स्मॉल फाई जो हमारे पास में वेव फंक्शन है, इसको हमने सॉल्व किया और ये कुछ वैल्यूज हमारे पास में आई। इसके बाद में हमने थीटा, कैपिटल थीटा और स्मॉल थीटा को सॉल्व किया, तो हमारे पास में कुछ वैल्यूज आई, और ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास में ये आई। तो हमने ये तीनों के तीनों जो वेव फंक्शंस थे, चाहे वो फाई का वेव फंक्शन हो कैपिटल फाई स्मॉल फाई, चाहे थीटा का वेव फंक्शन हो कैपिटल थीटा स्मॉल थीटा, और या हमारे पास में जो आर का वेव फंक्शन है कैपिटल आर स्मॉल आर वेव फंक्शन, इनको हमने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, अब ये जो फाई है, ये फाई वेव फंक्शन दो, इसमें सिर्फ m की जो वैल्यू है उस पर डिपेंड करता है, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है, और इसी वजह से हमने इसकी 0 वैल्यू, +1, +2, -1, -2, ये कुछ वैल्यूज निकाल करके देखी। तो ये जो इसको हमने एफ एम लिखा है, ये m इसलिए लिखा है क्योंकि हमने इसको इस m की 0 वैल्यू के साथ में किया, इसमें हमने इस m की +1 वैल्यू के साथ में किया, ऐसे ही -1 वैल्यू के साथ में किया, इसलिए हमने इसको इस तरह से लिखा है। तो एफ एम जो कैपिटल एफ एम और स्मॉल जो फाई है उस तरह से, तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से हमारे पास में आती है। ठीक है, ऐसे ही जब हमने थीटा के टर्म में किया तो हमारे पास में ये देखा कि हमने ये वैल्यू डिपेंड करती है L की वैल्यू पर और M की वैल्यू पर, और ये T L M थीटा, और ये वैल्यूज कुछ इस तरह से हमारे पास में आई। और इसी तरह से जो हमने R के टर्म में इसको जब वेव फंक्शन को सॉल्व किया, तो ये N और L दो पे डिपेंड करता है, इसलिए ये R N L इज अ फंक्शन ऑफ R वेरिएबल। तो ये हमने जब सॉल्व की तो कुछ ये वैल्यूज हमारे पास में नजर आई अलग अलग। ठीक है, अब ये वैल्यूज कुछ और भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज जब हमारे पास में आ गई, अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं हमारे
इसमें से दो कंपोनेंट, ये जो तीन कंपोनेंट्स है ना, एक हमारे पास में कंपोनेंट है ये फाई का, एक हमारे पास में है थीटा का और एक है हमारे पास में ये आर का। इन